वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है थेरीज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इस लेक्चर में हमने क्या करना है, थेरीज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हमने जो थेरी करनी है वो है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थेरी। ठीक है, वीबीटी क्या है, हम इसकी हिस्ट्री को देखेंगे। तो 1927 में दो साइंटिस्ट हिटलियर और लंदन ने ये थेरी जो है वो प्रपोज की थी, लेकिन उनकी थेरी में क्या था, थोड़े बहुत डिफ़ॉल्ट्स थे, जिसकी वजह से दोबारा 1931 में ये थेरी दी थी। किसने? स्लेटर ने और पाउलिंग ने। दो साइंटिस्ट थे, स्लेटर और पाउलिंग, उन्होंने ये थेरी दी थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये थेरी क्यों दी गई थी, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमने केमिकल बॉन्डिंग, जब हमने उसकी टाइप पढ़ी थी कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये थेरी दी गई थी। वैलेंस बॉन्ड थेरी क्या करती है, ये कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, कौन से एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और उन एटम्स में कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है जिस पे ये बेस करती है। मेन प्रिंसिपल ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो करीब आते हैं एक दूसरे के। जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनकी क्या होगी, उनकी ओवरलैपिंग होगी, और उस ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, और वहाँ पर जो बॉन्ड है वो बन जाएगा। और बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये क्या था, इसका मेन प्रिंसिपल था जिस पे ये थ्योरी क्या है, बेस करती है। अब हम देखेंगे कि उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। हमने हिस्ट्री को देख लिया है कि दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, हिटलर और लंदन। उन्होंने 1927 में ये थ्योरी दी थी, और उनकी थ्योरी में क्या था, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी या थोड़े बहुत डिफ़ॉल्ट्स थे, जिसकी वजह से 1931 में दोबारा ये थ्योरी किसने दी थी? स्लेटर ने और पाउलिंग ने, दो साइंटिस्ट थे। और यही इनकी जो थ्योरी है, इन दोनों साइंटिस्ट की जो थ्योरी है जो 1931 में आई थी, ये क्या है, मोर एक्सेप्टेबल। और आज तक हम यही वाली थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं, किसकी? वीबीटी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है। मेन प्रिंसिपल इसका क्या है? द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल ऑफ अदर एटम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर बिटवीन टू एटम्स एंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जो बॉन्ड बनता है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये जो वीबीटी है ये किस लिए आई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो वीबीटी है ये कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आई है। कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ लिया है कि दो बॉन्डेड एटम्स होते हैं, उनके दरमियान क्या होती है, उनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसी फॉर्मेशन को, जो बॉन्ड उनके दरमियान बनता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वीबीटी आई है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो एटम्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स होती हैं एक एटम की, और जिसके साथ उसने बॉन्ड बनाना होता है अपना, जो दूसरा एटम होगा, उसके भी वैलेंस शेल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, उन दोनों ऑर्बिटल्स की आपस में क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। और उस ओवरलैपिंग का जो एरिया होगा उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी आपस में, और वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल है, और इसी पे ये थ्योरी क्या है, बेस करती है। और बॉन्ड कौन सा बनेगा वहाँ पे? कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, पोस्टुलेट्स हमने देखने हैं कि वीबीटी के मेन पोस्टुलेट्स या फिर मेन पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ टू एटम्स। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो दो एटम्स होंगे जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाने हैं, तो उनके कौन से ऑर्बिटल्स शामिल होंगे? उनके वैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एंटी स्पिन ओवरलैप विद ईच अदर। अब इस पॉइंट में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस कौन सी हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे वो क्या होने चाहिए? वो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने चाहिए? वो अनपेयर होने चाहिए। और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? उनमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अनपेयर। यानी कि ये ऑर्बिटल है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वही ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि अब दो ऑर्बिटल्स, यानी कि दो एटम्स की जो ऑर्बिटल हैं उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए? वो अगर एक की क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्या होनी चाहिए?
एंटी क्लॉकवाइज। दो कंडीशंस हैं, ठीक है। एक तो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, और आपने ये भी याद रखना है कि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स सिर्फ इस थ्योरी में यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, एक तो अनपेयर होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है कि उनकी जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, वो एंटी यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर एक की क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्या होनी चाहिए, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इसका क्या है, देयर इज़ अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समवेयर बिटवीन द टू एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ द ओवरलैपिंग। अब थर्ड पॉइंट इसका क्या है कि जब दो एटम्स आपस में उनकी ओवरलैपिंग हो गई है तो जो एरिया उनका यानी कि ये ओवरलैपिंग हुई है, दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है, तो ये जो एरिया जो ओवरलैपिंग हुई है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। यानी कि 100% चांसेस हैं कि जो ओवरलैपिंग का एरिया होगा, दो ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप कर रही हैं तो उनका जो ओवरलैपिंग का एरिया होगा वहाँ पे 100% चांसेस हैं कि वहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स की यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की वहाँ पर 100% क्या है, चांसेस हैं। फोर्थ इसका पोस्टुलेट क्या है, A large part of the bonding force of covalent bond results from the electrostatic attraction between the nuclei and the accumulated electron cloud between them. अब देखें, अब ये ओवरलैपिंग हुई है दो ऑर्बिटल्स की, और हम कहते हैं कि ये इस एटम का न्यूक्लियस है और ये इस एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये जो ओवरलैपिंग हुई है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। यानी कि ये वाला जो ऑर्बिटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये वाला ऑर्बिटल यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड है ये अब किस वजह से बन रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बन रहा है। अब हमने देखना है इसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी, तो ये जो न्यूक्लियस है इस एटम का, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जो इस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है ये इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान बन रही है, किसके दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो रही है उसकी वजह से ही यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये फोर्थ पोस्टुलेट था। अब फाइव पोस्टुलेट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब 5 पॉइंट ये है कि दो ऑर्बिटल्स जो आपस में जिन्होंने ओवरलैपिंग की है तो उनकी ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया ओवरलैपिंग में आएगा, हम कहते हैं कि उसकी ओवरलैपिंग की एक्सटेंट उतनी ही ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, यानी कि वो ज़्यादा एरिया क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया किस में आ जाएगा, ओवरलैपिंग में आ जाएगा। तो बाकी जो एरिया है दोनों ऑर्बिटल्स का वो क्या रह जाएगा, वो कम रह जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, इनकी एटम की दोनों ऑर्बिटल्स की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है। जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उनमें अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की आपस में जो अट्रैक्शन हो रही है वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी यानी कि इस वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, और उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, ग्रेटर द ओवरलैपिंग लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ, मोर विल बी द अट्रैक्शन एंड हाई एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकेज एंड द कंपाउंड इज़ हाईली स्टेबल। यानी कि ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ कम होगी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान। जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। यानी कि जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उस अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड बना है हमारे पास ये क्या है, हाईली स्टेबल है। इसका क्या है, द एटम्स रिटेन देयर आइडेंटिटीज़ ओनली द आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोवेलेंट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ रहे हैं इसमें जो बॉन्ड बनेगा यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो जो बॉन्ड बन रहा है वो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वही इन्वॉल्व होते हैं, बाकी
जो शेल्स के ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस वजह से जो बाकी शेल्स के ऑर्बिटल्स हैं वो क्या रहते हैं, वो अनअफेक्टेड रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। लेकिन सिर्फ कौन से ऑर्बिटल्स चेंज होते हैं, जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो वही जो हैं वो इफेक्ट होंगे। बाकी जितने भी जो शेल्स होंगे उनके ऑर्बिटल्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे।